बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री ऑनलाइन एग इंक्यूबेटर मैन्युफैक्चरिंग कोर्स के हवाले से आज हम बात करेंगे एग कैंडलिंग पर, और आपको हम इस्तेमाल सिखाएंगे डुअल वोल्टेज रिले का। अब तक एग इंक्यूबेटर बनाने के हवाले से बहुत सी मालूमात आपको मुंतकिल की जा चुकी हैं, जिनमें आपको बताया जा चुका है कि कामयाब एग इंक्यूबेटर जो इंक्यूबेशन है, हैचिंग है, वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर का सही कंट्रोल, जो आप टेम्परेचर कंट्रोलर की मदद से करते हैं, और उसमें हीटर और फ़ैन का इस्तेमाल उसके साथ ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है ह्यूमिडिटी का सही कंट्रोल, जो कि आप मशीन के अंदर पानी रख कर करते हैं, और आपने ह्यूमिडिटी को भी एक ख़ास लेवल पर मेंटेन करना होता है। तीसरी चीज़ है एग की टर्निंग, जो कि मैनुअली भी हो सकती है और उसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है वेंटिलेशन, यानी कि अंडों के लिए ऑक्सीजन की फराहमी, क्योंकि अंडा भी सांस लेता है। तो ये चारों चीज़ें आपको बताई जा चुकी और आपसे बहुत सारी बातें शेयर की जा चुकी कि आपने बॉडी किस तरह की बनानी है। एग ट्रे जो है, टर्निंग ट्रे, उसके हवाले से आपको बताया जा चुका कि उसकी पैमाइश दोनों अतराफ़ से तकरीबन 17 इंच बाई 17 इंच है। तो आप जब बॉडी बनाएं तो आपकी बॉडी की फ्रंट से चौड़ाई और पीछे की तरफ गहराई जो है वो 17 इंच से कुछ ऊपर होनी चाहिए, ताकि उसमें टर्निंग ट्रे आसानी से फिट हो जाए। एग इंक्यूबेटर की कंपोजिशन ऐसे होती है कि सबसे नीचे पानी का बर्तन रखा जाता है, उसके ऊपर ट्रे रखी जाएगी, और फिर उसके ऊपर कुछ जगह छोड़ के आप पंखा और हीटर वगैरह फिट करते हैं। इस लिहाज से एक एग इंक्यूबेटर की जो एक मुनासिब हाइट है वो 8 से 9 इंच काफ़ी होती है, जिसके अंदर आप हाथ डाल के अंडा भी रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, और जब आपको चूज़ा निकालना पड़े तो उसमें भी आपको आसानी रहती है। तो इस तरह से आपने बॉडी तैयार करनी है। और बॉडी के हवाले से ये बात आपको बताई जा चुकी कि बॉडी को इंसुलेटेड होना चाहिए, यानी कि ऐसे मटेरियल में तैयार हो जिसमें हीट आसानी से पास ना हो सके। जितना अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब एग कैंडलिंग के हवाले से कुछ बातें देखिए। कैंडलिंग का मतलब ये है कि आपको एक कैंडलिंग टॉर्च फराहम की गई है। ये एक टॉर्च है, कैंडलिंग टॉर्च। कैंडलिंग टॉर्च का मकसद ये है कि हम अंडे को लाइट मार कर चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर चूज़े की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। ये काम बिल्कुल आगाज़ में मुमकिन नहीं होता, यानी कि जब आप अंडा लें तो ये आपको ख़ुद से इत्मीनान करना है कि अंडा फ्रेश भी हो, फर्टिलाइज्ड भी हो। फ्रेश का मतलब ये है कि उसको मुर्गी ने जब अंडा उतारा हो तो उसके ऊपर ज़्यादा दिन ना गुजरे हों। लिटरेचर के मुताबिक फ़र्टिलिटी के लिए जो आइडियल टाइम है वो डे 4 टू डे 7 है, यानी कि अंडा देने के बाद चौथे दिन से लेकर 7वें दिन तक अंडे की फ़र्टिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इस दौरान अगर अंडे को इंक्यूबेटर में लगाया जाए तो कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अंडा फ्रेश होना चाहिए, फर्टिलाइज्ड वो अंडा होता है जो मुर्गे और मुर्गी, यानी कि नर और मादा के मिलाप से पैदा हो। अंडे को जब आप मशीन के अंदर सेट कर देते हैं, यानी कि रख देते हैं इंक्यूबेटर के अंदर, तो उसके बाद उसके अंदर चूज़े की ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसका पूरा एक प्रोसेस है। एक ऐसी वीडियो का लिंक भी आपसे शेयर कर लिया जाएगा जिसमें डे टू डे जो उसकी ग्रोथ का पूरा चार्ट है वो आप देख सकेंगे। लेकिन आम तौर पे 5वें या 6ठे दिन अगर आप अंडे को कैंडल करें तो आप बड़ी हद तक यकीन से मालूम कर सकते हैं कि अंडे के अंदर चूज़े की ग्रोथ शुरू हुई है या नहीं हुई। इस मौके पे, यानी कि 5वें या 6ठे दिन जब आप अंडों को कैंडल करें तो उस वक्त अगर कुछ अंडे इनफर्टाइल हो, यानी कि कुछ ऐसे अंडे हों जिनके अंदर कोई ग्रोथ ना हो, तो उन अंडों को मशीन से अलग कर देना चाहिए। इस तरह से आपके पास स्पेस में भी इजाफा हो जाएगा, जिसको आप किसी दूसरे अंडे को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अंडे को कैंडल करने का तरीका क्या होता है? देखिए, कैंडलिंग हमेशा रात के वक्त में होती है या डार्कनेस में, अंधेरे कमरे में अंडे को तेज़ लाइट मारना है। मिसाल के तौर पर ये एक अंडा है, तो अगर मैं ये लाइट ऑन करूं और अंडे की एक साइड पे मारूं तो ये लाइट अंडे के अंदर से पास करेगी, और जब ये पास करेगी तो मैं अंडे के अंदर देख सकूंगा कि क्या रगें बन रही हैं या नहीं। सुर्ख सुर्ख अगर रगों का जाल बनता हुआ नज़र आएगा तो इसका मतलब है कि अंडे के अंदर चूज़े की ग्रोथ हो रही है, और वो अंडा मेरा फर्टाइल होगा, फर्टिलाइज्ड होगा। उस अंडे को मैंने मशीन के अंदर दोबारा लगा देना है, और जिस अंडे में से लाइट पास करती है और उसके अंदर कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही, कुछ भी नहीं बना हुआ, तो वो गोया कि इनफर्टाइल एग है, जिसे मुझे अलग कर देना चाहिए। ये चीज़ याद रखें कि जब आप अंडे को मशीन के अंदर लगाते हैं टर्निंग ट्रे में, तो उसकी ये जो नोक वाली साइड होती है इसको आपने नीचे की तरफ रखना होता है। ये ऊपर वाली साइड, यानी कि जहाँ पे ये चौड़ा है, यहाँ पे एयर सैक होती है, एयर कैविटी होती है, जो कि रफ्ता रफ्ता दिन ब दिन बढ़ती है साइज़ में। जब आप पहले दिन देखेंगे तो बड़ी मामूली सी नज़र आएगी, लेकिन जूँ जूँ अंडे को आप मशीन के अंदर रहने देंगे और फिर कुछ दिनों के बाद निकाल के देखेंगे तो डे टू डे, यानी कि उस एयर सैक में इजाफा होता है, क्योंकि अंडे के अंदर से पानी की इवेपोरेशन हो रही होती है, तो वो साइज़ उसका बढ़ रहा होता है, और वो बजाय ख़ुद एक अलामत होती है
कि आपका अंडा फर्टिलाइज्ड है। तो इस तरह से कैंडलिंग आपने लाजमी तौर पे करनी है। तमाम अच्छी हैचरीज में कैंडलिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। 5वें या 6ठे दिन आप एग्स को कैंडल करके जो इनफर्टाइल एग्स हैं उनको अलग कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने एक आदत के तौर पे अपनाना है। कामयाब हैचिंग के लिए ये ज़रूरी है। अब हम आपको इस्तेमाल सिखाते हैं इस रिले का, डुअल वोल्टेज रिले। ये भी आपको सामान के साथ फराहम की गई है। ये जो रिले है इसमें आप देखिए तो इसमें 8 पिन है, 8 पिनें हैं इसके अंदर। ये जो 8 पिनें हैं इसमें से 2 एक रुख पे हैं और 3 ये जो सेट है बना हुआ 6 पिनों का, ये एक दूसरे रुख पे है। ये जो पहली 2 पिनें हैं ये इसकी अपनी सप्लाई है, इस रिले की अपनी सप्लाई। ये 12 वोल्ट डीसी पे चलती है, यानी कि जब मैं इसको यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी का करंट दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये रिले एनर्जाइज हो जाएगी। एनर्जाइज होने का मतलब ये है कि ये जो दूसरा सेट होता है ये होता है इसका कॉमन पॉइंट। और उसके बाद ये जो है ये नॉर्मली ओपन होता है और ये नॉर्मली क्लोज्ड होता है। यानी कि तीसरा जो सेट है ये नॉर्मली ओपन है और जो चौथा सेट है ये नॉर्मली क्लोज्ड है। नॉर्मली क्लोज्ड का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी का करंट ना दूं तो उसके बाद ये दूसरा सेट और चौथा सेट ये आपस में मिले होंगे, यानी कि ये मेक होगा। अगर यहाँ पे कोई चीज़ लगी है और यहाँ पे कोई चीज़ लगी है तो वो आपस में उसका करंट थ्रू हो रहा होगा। लेकिन जिस वक्त मैं इसके पहले पॉइंट को 12 वोल्ट डीसी का करंट दे दूंगा तो उसके बाद ये दूसरा जो है इसका कनेक्शन चौथे के साथ ब्रेक हो जाएगा और तीसरे के साथ मिल जाएगा, यानी कि ये इसके साथ मेक हो जाएगा। इसलिए उसको हम नॉर्मली ओपन कहते हैं और इसको नॉर्मली क्लोज कहते हैं। फिर समझ लें, जब मैं इसको 12 वोल्ट डीसी का करंट दूंगा तो ये जो दूसरा सेट है जो कि कॉमन है ये चौथे से हटकर तीसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे करंट अवेलेबल नहीं होगा तो ये दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा सेट जो है ये चौथे के साथ कनेक्टेड होगा, चौथे के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ रहे होंगे कि बेसिकली इन 8 पिनों का मकसद क्या है। कि ये पहली 2 पिनें इसकी अपनी सप्लाई हैं, दूसरी 2 पिनें जो है ये कॉमन है, ये तीसरी जो 2 पिनें हैं ये नॉर्मली ओपन है और चौथी नॉर्मली क्लोज्ड है। तो हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि सबसे पहले, क्योंकि हम डीसी के साथ डील कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इसमें से एक लाइन को पॉजिटिव डिक्लेयर कर देना है और दूसरी लाइन को नेगेटिव डिक्लेयर कर देना है। ये हमारी अपनी मर्जी है, हमारी अपनी चॉइस है, क्योंकि रिले के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव मैटर नहीं करता। तो हमने अपनी मर्जी से एक लाइन को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, ये इसलिए ताकि पोलैरिटी डिस्टर्ब ना हो। तो जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना ये है कि हमारे पास जो सप्लाई है, यानी कि वो सप्लाई जो एसी करंट को डीसी बनाकर मशीन को चलाती है, उस एसी सप्लाई को हमने पहले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। ये पहला पॉइंट, यानी कि ये रिले जो है ये एनर्जाइज होगी एसी सप्लाई से। तो पहले पॉइंट के साथ हमने एसी सप्लाई को कनेक्ट कर देना है और उसी में से एक तार निकाल के, ब्रांच निकाल के उसको तीसरे सेट के साथ भी कनेक्ट कर देना है। यानी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ। यानी कि हमने पहले पॉइंट को तीसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है, पहले सेट को तीसरे सेट के साथ कनेक्ट कर देना है। दूसरा जो सेट है उसके ऊपर हमने अपने एग इंक्यूबेटर का लोड डालना है। जो हमने एग इंक्यूबेटर की वायरिंग की होगी और वायरिंग करके हमने 2 तारें निकाली होंगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक तार को हमने यहाँ पे और दूसरी तार को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। और ये जो चौथा पॉइंट है इसके ऊपर हमने बैटरी की तारें कनेक्ट करनी है, यानी कि 12 वोल्ट डीसी की जो बैटरी है उसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव की रियायत रखते हुए उसको हमने चौथे पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। अगर हमने ये कनेक्शंस ठीक कर दिए तो क्या होगा ये कि अगर बिजली अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि पीछे से 220 वोल्ट की वापडा की सप्लाई नहीं आ रही होगी, तो दूसरा पॉइंट चौथे के साथ कनेक्टेड होगा, यानी कि हमारा इंक्यूबेटर बैटरी पर चल रहा होगा। और अगर पीछे से बिजली आ जाएगी, बिजली अवेलेबल होगी, तो उसके बाद हमारा जो इंक्यूबेटर है वो तीसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा जो कि फिर पहले के साथ है, यानी कि हमारा इंक्यूबेटर एसी पर चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर हमने अपने कनेक्शंस ठीक कर लिए तो इसका मतलब ये होगा कि ये डुअल वोल्टेज रिले जो है ये यकीनी बनाएगी कि जब बिजली अवेलेबल होगी तो आपका एग इंक्यूबेटर बिजली पर चले, और जब आपकी बिजली अवेलेबल ना हो, शटडाउन हो जाए, यानी कि जब आपकी बिजली बंद हो जाए तो लोड शेडिंग हो जाए, तो उस वक्त आपका एग इंक्यूबेटर जो है वो बैटरी पर चलने लगे। अब इसके लिए एक बेस फराहम की गई है। ये जो बेस है इसके ऊपर मैंने पहले से वायरिंग कर रखी है, यानी कि आप ये देखेंगे बेस में ये इसको चलाने वाले पॉइंट्स हैं, उसके बाद ये अगले 3 सेट हैं। तो इसके ऊपर मैंने वायरिंग कर रखी है और इस वक्त बैटरी की जगह मैंने दूसरी भी सप्लाई ही इस्तेमाल की है। ये मैं आपको अब चला के दिखाता हूँ। यानी कि देखिए ये रिले जो है ये इसके ऊपर फिट हो जाएगी, ये रिले इसके ऊपर फिट हो गई। उसके बाद देखिए ये जो इसके साथ अडेप्टर है, ये वाला अडेप्टर जो है ये गोया के एसी सप्लाई वाला काम करेगा। जो आपके इंक्यूबेटर में एसी सप्लाई है उसके लिए ये अडेप्टर काम करेगा, और एक दूसरा अडेप्टर है जो डीसी सप्लाई का काम कर रहा है। अब मैं पहले ये डीसी सप्लाई वाला जो है इसको लगा के दिखाता हूँ। गोया कि बिजली नहीं आ रही
और डीसी सप्लाई आ रही है, डीसी सप्लाई आ रही है, देखिए लाइट ऑन हो गई, यानी कि जो हमारा लोड है वो ऑन हो गया। अगर हमारी बिजली नहीं आ रही तो बैटरी पर मशीन चल रही है। और उसके बाद अगर हमारी बिजली आ जाए, जो कि दूसरा अडेप्टर जो कि बिजली को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अगर मैं लगा दूं तो ये बिजली पर स्विच हो गई है, बिजली पर। यानी कि अब अगर मैं बैटरी वाले को उतार भी दूं तो आप देखेंगे कि हमारी ये लाइट, मैंने बैटरी वाला उतार दिया, लाइट चलती रही, क्योंकि अब ये बिजली पर चल रही है। तो इस तरह से अगर मैंने अपने कनेक्शंस ठीक कर लिए तो मेरा इंक्यूबेटर डुअल वोल्टेज हो गया। और डुअल वोल्टेज का मतलब ये है कि वो बिजली पर भी चलेगा और जब बिजली जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली बैटरी पर स्विच होगा। इसके बगैर अब तक जो आपकी मशीन है, जो इंक्यूबेटर आपको सिखाया गया, वो बेसिकली डीसी मशीन है, डीसी, यानी कि वो 12 वोल्ट डीसी पे चलता है। उसको या तो आप बैटरी पर चला सकते हैं या सप्लाई की मदद से आप बिजली पर चला सकते हैं। लेकिन इस रिले के इस्तेमाल से आपका इंक्यूबेटर डुअल वोल्टेज हो गया, जिसको कि आप साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में बिजली के साथ भी कनेक्ट करेंगे और बैटरी के साथ भी। और जब बिजली अवेलेबल होगी तो वो बिजली पर चलेगा और बिजली जाने की सूरत में वो बैटरी पर स्विच हो जाएगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे मार्केट के हालात के हिसाब से, हमारे मुल्की हालात के हिसाब से, पावर सेक्टर के, हमारे लिए डुअल वोल्टेज इंक्यूबेटर ही आइडियल सोल्यूशन है, ताकि जब बिजली आ रही हो तो हमारी मशीन बिजली पर चले और बिजली जाने की सूरत में वो ऑटोमेटिकली बैटरी पर स्विच हो जाए। तो इस रिले की मदद से ये काम आप सहूलत से कर सकते हैं। अच्छा, ये रिले जो है इसके और भी इस्तेमालात हैं, यानी कि ये एक इस्तेमाल तो इसका डुअल वोल्टेज का है, इसके अलावा भी ये बड़ी कारआमद चीज़ है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इसके इस्तेमाल को आप महारत से सीखें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाए। तो इसके दीगर इस्तेमालात के हवाले से भी इंशाल्लाह हम फिर कभी आपसे बात करेंगे। तो इस तरह आज हमने आपको एक तो एग कैंडलिंग के बारे में बता दिया। एक चीज़ आपको मज़ीद बता दें, एक आपको फ्यूज़ असेंबली फराहम की गई है आपके सामान में, उस फ्यूज़ के हवाले से भी सवाल सामने आता है। तो फ्यूज़ के बारे में आप जान रखिए कि फ्यूज़ का मकसद ये होता है कि आपकी मशीन के अंदर जो कीमती कंपोनेंट्स लगे हैं ये उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है। यानी कि अगर किसी भी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, ज़्यादा करंट मशीन के अंदर फ्लो करने लगे, तो फ्यूज़ गोया कि अपनी कुर्बानी देकर कीमती पार्ट्स को बचा लेता है। तो डीसी सर्किट में फ्यूज़ आप पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तार पर लगा सकते हैं। बस आपने जहाँ से सप्लाई लेनी है वहाँ पर आप फ्यूज़ ज़रूर लगा दें, ताकि आपका जो कीमती सामान आगे आपकी मशीन में लगा है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके और वो बच जाए। तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो आप किसी भी तार पर लगा सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।